सीए इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में एक चैप्टर है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। उसके अंतर्गत आज हम नॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी उनको ध्यान में रखेंगे। पहली है राइट टू ड्रेन वाटर, दूसरी स्टैंडिंग टिम्बर, तीसरी है ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं उनको ध्यान रखेंगे। वो हैं राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेकेंड है राइट टू कैच और कैरी फिश, थर्ड है सॉयल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, फोर्थ है स्टैंडिंग क्रॉप्स, फिफ्थ है डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस, सिक्स्थ है प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड टू द अर्थ, और आपकी सेवेंथ है लैंड एंड बिल्डिंग अटैच टू द अर्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की लिस्ट को देख लिया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे नॉन इमूवेबल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, राइट टू ड्रेन वाटर, इसका ध्यान रखेंगे। और स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दी गई हैं। और जो आपकी इमूवेबल में राइट टू कैच और कैरी फिश ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जिसकी वर्डिंग से एवरी एक्ट हैज़ ए ब्लैंक विच एक्सप्रेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ द एक्ट। इट इज़ द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट। ऑप्शन ए डेफिनेशन, ऑप्शन बी प्रेम्बल, ऑप्शन सी एफिडेविट, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रेम्बल। एवरी एक्ट हैज़ ए प्रेम्बल विच एक्सप्रेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ द एक्ट। इट इज़ द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट। देखिए जो हमारा प्रेम्बल है वही सबसे मुख्य स्रोत है इस बात की जानकारी लेने का, इस बात को समझने का कि लॉ मेकर ने ये एक्ट बनाया ही क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, क्या उसका इरादा रहा है, और यही एक्ट के स्कोप को, ऑब्जेक्ट और पर्पस को बतलाता है। तो प्रेम्बल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और एवरी एक्ट में प्रेम्बल होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। साना कॉमर्स क्लासेस एंड वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एज टू द डे ऑफ कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ सच एक्ट, then it shall come into operation on the day. Option A, when it receive assent of the president. Option B, when it receive assent of the governor general. Option C, when it receive assent of both of the house of parliament. Option D, when it receive assent of the prime minister. इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि अगर पार्लियामेंट के किसी एक्ट के अंतर्गत वो डेट नहीं दी है किस दिन से वो लागू होगा, तो हमें वो दिन चुनना पड़ेगा जिस दिन हमें उस एक्ट पर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट प्राप्त हुई हो, यानी प्रेसिडेंट की सहमति जिस दिन प्राप्त हुई होगी हमें वही दिन माना जाएगा जिस दिन से वो एक्ट ऑपरेशन में आएगा, यानी कमिंग टू इफेक्ट उसका जो होगा उस एक्ट का वो डे होगा जिस दिन हमने प्रेसिडेंट की एसेंट प्राप्त की हो। ठीक है, तो ये आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंदर का सी इंटर में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी। Standing crops can be held as immovable property being attached to the earth. Growing crops cannot be held as immovable property because it is specifically excluded from the immovable property. कहने का मतलब है स्टैंडिंग क्रॉप और ग्रोइंग क्रॉप दोनों में अंतर होता है। स्टैंडिंग क्रॉप को इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं और ग्रोइंग क्रॉप को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली इसे एक्सक्लूड किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जिसमें कि स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास आते हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब स्टैंडिंग क्रॉप्स पूछेगा तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जब ग्रोइंग क्रॉप्स पूछेगा तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अंतर्गत। ठीक है, इमूवेबल में। तो ये आपका सीए इंटर में कॉर्पोरेट अदर लॉज में अदर लॉ के अंतर्गत जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। साना कॉमर्स सीए इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, इज राइट टू कैच और कैरी द फिश कंस्टिट्यूड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मछली को पकड़ना या ले जाना पकड़कर इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या नहीं शामिल है, उसमें केवल स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास आती है। फिश को उसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए कोर्ट ने कंस्टिट्यूट किया कि राइट टू कैच और कैरी फिश एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी on the basis of profit apprendee which enables a person to take part of produce of land that someone else own। कहने का मतलब है क्योंकि फिश निगेटिव कैटेगरी में नहीं है तो कोर्ट ने माना कि हाँ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, राइट टू कैरी और कैच द फिश। ठीक है, उसने आधार क्या बनाया, प्रॉफिट अप्रेंडरी, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी दूसरे की ज़मीन से या कुछ दूसरे के प्रोड्यूस से कोई हिस्सा दूसरा व्यक्ति ले ले। तो अगर शॉर्ट वीडियो अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी shall include land, benefits to arise out of land, that is trees,
थिंग्स अटैच टू द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। तो देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में 4 चीज़ शामिल की गई हैं, लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। अब इसमें ट्रीज़ जो होंगे वो ट्रीज़ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपना बगीचा बेच देता है पेड़ों के साथ, तो यहाँ पर बगीचा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही, साथ में पेड़ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में ट्रीज़ भी आते हैं। तो ये आपका सीए इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, क्वेश्चन थ्योरी का भी बन सकता है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।